Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके बच्चों, देखते हैं एक और लाइन, पेयर ऑफ लाइन दी गई है। अब देखो इसे लिखने का मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें हेल्प हो जाए थोड़ी, कि कई बार ऐसे दे दिया जाएगा तब भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो। कि देखो L1 दिया है x इक्वल टू 2 प्लस 2t, 4 माइनस 2t, z इक्वल टू 4t। तो मैंने तो तुम्हें बता रखा है ना कि लाइंस की इक्वेशन को ऐसे भी दिया जा सकता है, लैम्डा और म्यू की फॉर्म में। अब लैम्डा नहीं लिया उसने, t ले लिया, क्या गलत किया? कुछ भी गलत नहीं है, वो ले सकता है, वो तो पैरामीटर है। क्लियर बच्चों? तो पैरामीटर है, वो तो लिया जा सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे t लिया गया है, पैरामीटर जो लिया गया है, ओके, तो लिया जा सकता है। ऐसे भी इक्वेशन दी जा सकती है, बस एक ही पैरामीटर है तो ये लाइन है, अगर दो पैरामीटर हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। याद होगा, करा रखा है, x इक्वल टू c1 प्लस म्यू a1 प्लस म्यू 1 a1 प्लस या म्यू a1 प्लस लैम्डा b1, ऐसे करके y इक्वल टू c2 प्लस म्यू a2 प्लस लैम्डा b2, ऐसे z। ठीक है, तो ऐसे जब दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, ठीक है। और जब सिर्फ कितने पैरामीटर इन्वॉल्व हो, एक पैरामीटर इन्वॉल्व हो, जैसे t, इन तीनों में x y z, इसमें एक ही पैरामीटर है t, तो समझ जाओ लाइन। अब देखो जो दूसरी लाइन दी है उसमें भी पैरामीटर t है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि हो सकता है लैम्डा लैम्डा दोनों में दे दें, जैसे r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b और r इक्वल टू c प्लस लैम्डा d। मैंने कहा था लैम्डा लैम्डा हो सकता है, लेकिन जनरली लैम्डा और म्यू दिया जाता है, लैम्डा और म्यू अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि वो दे नहीं सकते, वो दे सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या, कि यहाँ पे t है और यहाँ पे भी पैरामीटर t है, लेकिन ये लाइन L2 है, ये L1 है, तो समझ जाओ ये दोनों t आर डिफरेंट। तो मैंने लिख दिया इसमें both t आर डिफरेंट। तो आप इन्हें T1 T2 करके ले लो, जो कंफ्यूजन ना आए। इक्वेशन में तो दिया जाएगा, लेकिन आप उसे T1 T2 या लैम्डा और म्यू लेट कर सकते हो। तो पहले इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, पहले x माइनस 2 बाई 2, y माइनस 4 बाई माइनस 2, z बाई 4, मतलब लिख सकता हूं मैं इसे z माइनस 0 बाई 4 इज इक्वल टू T1। मान लेता हूं ये T1 है। ऊपर वाली लाइन में जो t है उसको मैंने क्या माना है, T1 दिया, आपको t जाएगा, वो तो मैंने मान लिया डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि इसे T1 और इसे T2 ले लूंगा तो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा चीजों को। ऑलराइट, चलिए एक ये दूसरा, x माइनस 4 अपॉन माइनस 3 एंड y माइनस 4 अपॉन 4 एंड z माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू T2। ये समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? देखो ना यार, 4 को इधर ले जाओ तो x माइनस 4, माइनस 3 से डिवाइड कर दो, इधर क्या बचा t, यस, माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 4, फिर t बचा, माइनस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 2, तो इधर भी t t t t, दोनों तीनों को इक्वेट कर दिया, ऐसे लिख दिया। इसे T1 मान रखा है, इसे T2 मान रखा है। अब निकालना क्या है मुझे, पहले तो ये बताओ नेचर क्या है, क्या ये पैरेलल है क्या? 2 बाई माइनस 3 माइनस 2 बाई 4, 4 बाई माइनस 2, नहीं, पैरेलल तो नहीं है। ओके, अब देखना है कि कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू लाइंस है। तो एक तो तरीका मैंने तुम्हें यही बता रखा है, C माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी। चलो उस तरीके से पहले इसे करके दिखाता हूं, फिर अपने इंटरसेक्शन पॉइंट वाले तरीके से देखेंगे। तो फॉर स्क्यू लाइंस या फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस बॉक्स ऑफ C माइनस ए बी डी। अब ये तो तुम्हें याद होना चाहिए क्या चीज थी, C एंड A तो पॉइंट्स हैं और B और D पैरेलल वेक्टर्स। तो C माइनस ए, चलो C माइनस ए देखते हैं, पॉइंट में से पॉइंट माइनस करना, मतलब तो अगर यहाँ पे लिखने की बात आ जाए तो C जो है वो है बेटा 2 4 0 2 4 0 और A जो है वो है 4 4 1 2 4 0 4 4 1, ठीक है। अब B कौन है भाई, B भी लिख देते हैं 2 माइनस 2 एंड 4, और D कौन है -3 4 एंड -2, -3 4 एंड -2,
ये डी। अब तुम्हें पता चल गया होगा, अब मैं डिटर्मिनेंट बनाने जा रहा हूं। c माइनस ए, सी में से a माइनस करो, 2 माइनस 4 मतलब -2, फिर 0 मतलब -1। तो c माइनस ए तो ये हो गया। अब b कौन है? 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 4 सॉरी 4, और ये है -3 4 एंड -2, -3 4 एंड बेटा -2। ऑलराइट, ये बन गया डिटरमिनेंट। इसे सॉल्व कर लो जल्दी से, और ये अगर 0 आ गया तो इंटरसेक्टिंग होंगी, और नहीं आया तो नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब स्क्यू लाइंस होंगी। तो कैसे भाई? -2, ये हो गया 4 -16, 4 -16, ठीक है। अगले वाला तो 0 इंटू समथिंग होगा, फिर यहां माइनस भी आता है, -0 इंटू समथिंग, फिर प्लस 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 क्या, ये माइनस ही आएगा, एक्चुअल में -1 है, क्योंकि -1 8 -6, 8 -6, तो ये कितना है? ये कितना है? ये तो 24 दिख रहा है मुझे। और बेटा ये कितना है? ये है -2, ये कितना है? -2, तो बेटा 22 आ गया, विच इज नॉन इंटरसेक्टिंग। सही है, मतलब कैसी है? एक मिनट, स्क्यू लाइंस है। बॉक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो इस कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है, इसका मतलब स्क्यू लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये बेटा वाकई ये एग्जांपल स्क्यू लाइंस का ही था, मैंने तुम्हें बताया था स्क्यू लाइन का एग्जांपल दूंगा मैं। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर ये 0 आ जाता तो मैं बोल देता ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। इसे जल्दी ये कॉपी करो, फिर मैं दूसरे तरीके से इसे करके दिखाता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट वाले से। ओके बच्चों, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 इंटरसेक्शन पॉइंट वाले से। देखो x को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, 2 + 2t1। y को क्या लिख सकता हूं? 4 - 2t1। z को क्या लिख सकता हूं? 4t1। ऑलराइट, इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं? देखो 4 - 3t2, एंड बेटा इधर आएगा 4 + 4t2, एंड बेटा इधर आएगा 1 - 2t2। दो इक्वेशन का यूज करो, सॉल्व करो, और थर्ड में सेटिस्फाई कराओ। तो चलो पहले पे आ जाते हैं, फर्स्ट में आ जाते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2t1 + 3t2 = 2। इसको इधर ले गया, 2 को इधर, ऐसे लिख लिया। अब इसे कैसे लिखूं? इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो 2t1 + 4t2 = 0। 0 मतलब ये तो बहुत इजी हो जाएगा फिर। t1 इज -2 टाइम्स ऑफ t2, ये ऐसा बोल रहा है। इन दोनों को इक्वेट करना मतलब t1 जो है वो -2 टाइम्स ऑफ t2 होगा। तो t1 की जगह रख दो t2, सॉल्व करो। यहाँ पे कितना आएगा? -4t2 + 3t2 = 2। तो बेटा t2 आ गया -2। t2 अगर -2 है तो बेटा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो t1 आएगा वो 4 आएगा, +4। तो t1 4 है, t2 -2 है, और गारंटेड जो ये आया है वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कर गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। देखो t1 की वैल्यू बताओ कितनी है? 4 × 4 1 माइनस, t2 की वैल्यू कितनी है? 2 -2। तो ये तो 16 है, और ये कितना है? ये तो 4 5, नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। मतलब t1 और t2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे चीजों में वर्क करना है। ओके, कैसे हम स्क्यू लाइंस को पहचान पाएंगे? तो दो तरीके से आपको करके दिखाया है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्क्यू लाइंस है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, पूछा जा सकता है कि फिर भी इनके बीच का एंगल बताइए। तो ठीक है, अगर दो वेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल तो है ही ना कहीं, ऐसे करके निकाल सकते हो आप, शिफ्ट करके एंगल। तो ओके, तो वो एंगल कैसे निकल जाएगा अगर एंगल पूछा जाए? टू फाइंड एंगल मैं करूंगा सिंपल काम, कॉस इनवर्स इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट, ये कितना आएगा बेटा? -6। हाँ, ये कितना आएगा? -8। ये कितना आएगा? -8 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दिस, मतलब 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, दैट इज 16 + 4 + 4 24।
रूट ऑफ 24 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 29। तो ये आ जाएगा बेटा एंगल बिटवीन देम ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर ये चीज नेगेटिव है जैसे कि है तो ऑब्वियसली थीटा जो आएगा वो 0 से कहां तक आएगा, 0 से π/3 में आएगा कोई। ठीक है ना, तो बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई में π/3 कह रहा हूं, 0 से पाई में आएगा तो ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हो आप उसे। और ऐसा होता है वैसे तो, दो लाइन है इनके बीच का एंगल, एक ऑब्ट्यूस होगा और एक एक्यूट होगा। और अगर आपको एक्यूट निकालना है तो यहाँ पे मोड लगा सकते हो आप इसमें, तो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल ही निकलेगा। ऑलराइट, तो ये बात थी इसके बारे में, इसकी लाइंस को इंटरसेक्शन पॉइंट और उनके बीच का एंगल्स या इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तब भी उनके बीच का एंगल तो ऐसे ही निकलना था। ठीक है, पैरेलल या कोइंसिडेंट होती है तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अच्छा अगर कुछ मेंशन ना किया जाए कि किस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। तो अगर कहा जाए डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन तो बस समझ जाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर कह दे कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग द लाइन दिस, कोई एक लाइन दे दी जाए तो पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज किया जाता है उससे। तो ऐसा भी क्वेश्चन दिखा देंगे आगे। अभी फिलहाल हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये हमें अगर निकालनी है तो कैसे निकालें। ऑब्वियसली लाइन की इक्वेशन दी जाएगी और पॉइंट भी दिया जाएगा। मान लेते हैं पॉइंट इज x1 y1 z1 एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस a अपॉन या x माइनस a1 अपॉन b1 x माइनस a2 अपॉन b2 y आएगा सॉरी एंड z माइनस a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। मान लिया, मतलब आपको इक्वेशन सिर्फ इतनी दी जाएगी, x माइनस a1 अपॉन b1 y माइनस a2 अपॉन b2 और z माइनस a3 अपॉन b3। ठीक है, ऐसी लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, ऐसे पॉइंट दिया जाएगा। तो अभी आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेट करना होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें कि कभी भी अगर लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट आपको लेट करना है तो वो कैसे लेट करेंगे। तो वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, आपको अगर कभी भी मैं ऐसे बोलूं या तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ेगी यार इस पे एनी पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट और एनी पॉइंट, ऐसे ही तो लैंग्वेज यूज होती है। और एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट, इसी का मतलब होता है वेरिएबल पॉइंट जो हर जगह मूव कर सके। ठीक है, ओके अगर आपको लेट करना हो तो कैसे लेट करेंगे इन दिस केस। तो आप क्या करेंगे, सीधा x माइनस a1 अपॉन b1 y माइनस a2 अपॉन b2 एंड z माइनस a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा मानोगे। ठीक है, लैम्डा दिया जाए ना दिया जाए आप मानेंगे इसे लैम्डा। फिर यहां से x निकालोगे a1 प्लस b1 लैम्डा, y निकालोगे a2 प्लस b2 लैम्डा और बेटा z निकालोगे a3 प्लस b3 लैम्डा। बस यही है वो वेरिएबल पॉइंट, a1 प्लस b1 लैम्डा, a2 प्लस b2 लैम्डा, a3 प्लस b3 लैम्डा, यही है बेटा वो वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट और एनी पॉइंट, कभी भी वेरिएबल पॉइंट और एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट लेट करना हो तो ये वाला पॉइंट होता है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब दी जाएंगी ना आपको लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये दिया गया है x माइनस 2 बाई 1 और x प्लस 1 बाई 3 एंड z या y है सॉरी और z माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये माइनस 2 मान लो, इज इक्वल टू लैम्डा। तो x वेरिएबल पॉइंट लेट करना है तो वो होगा 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 माइनस 2 लैम्डा।
ये एक वेरिएबल पॉइंट है ऑन दिस लाइन, तो इसके एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हमें एक वेरिएबल पॉइंट लेट करना है, लेट अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो आंसर इज दिस, ये, ठीक है। ओके, अब इसका यूज क्या है वो देख लो। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक, ये तो हो गया। अब देखो ध्यान से, जैसे ये है, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेट करो, तो फर्स्ट लेट अ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, तो बेटा स्टेप 1 है ये, है ना। स्टेप 1 इंडस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए स्टेप 1 है लेट अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो बेटा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2 एंड a3 प्लस लैम्डा b3, ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। और वो है p, लेट अ वेरिएबल पॉइंट p, लेट अ वेरिएबल पॉइंट p, अच्छा वेरिएबल पॉइंट p ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट कौन सा है, p, मान लेते हैं ये पॉइंट ये है। अब ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने ये मान लिया इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट ये हैं, वेरिएबल पॉइंट ये तो लेते हैं। अच्छा अगर देखो अभी फिलहाल तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसे मैं फिक्स कर दूंगा। अब कैसे, एक कंडीशन लगा के कि अब वो कहीं पे भी हो सकता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे हुआ ये पॉइंट तो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, ध्यान से देखो कि ये पॉइंट है मान लो a, तो मैं कह रहा हूं पी ए वेक्टर जो होगा, वेक्टर पी ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, दिस माइनस दिस, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, वहां से डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं। तो इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो दिस माइनस दिस, मतलब या दिस माइनस दिस, कैसे कर सकते हो, a1 प्लस लैम्डा b1 माइनस x1, a2 प्लस लैम्डा b2 माइनस y1 एंड a3 प्लस लैम्डा b3 माइनस z1। बेटा ये हो गए DRS ऑफ PA वेक्टर, तो लिख देता हूं DRS ऑफ PA वेक्टर। तो स्टेप 1 था, स्टेप 2 ये हो गया कि DRS निकालो PA वेक्टर के, ठीक है। नाउ स्टेप 3 इज, स्टेप 3 क्या है, PA डॉट दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, B1I, B2J, B3K, देख सकते हैं आप, ये इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। इसके साथ अगर मैं PA का डॉट इसके साथ लूंगा तो वो 0 आएगा, परपेंडिकुलर है या नहीं, तो दैट शुड बी 0 बेटा। यहां से यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो फ्रॉम हियर वी विल इवेल्युएट द लैम्डा, ठीक है, वी विल इवेल्युएट द लैम्डा जो कि पैरामीटर है, ठीक है, इवेल्युएट द लैम्डा। स्टेप 4, यूजिंग value of lambda, write the coordinate of point P। अब लैम्डा तो मुझे पता चल गया है, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं या नहीं, भाई A1 B1 A2 B2 A3 B3 तो नॉन है, दे आर लाइक 2 -1 3 4 5 ऐसे नंबर्स हैं, तो लैम्डा हमें मिल गया है, यहां पे रख देंगे तो पॉइंट P मिल जाएगा। स्टेप 5, नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P। जो पॉइंट A और P है ना, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, P भी पता चल गया, A भी पता चल गया, डिस्टेंस निकाल लो, आंसर आ गया। तो भाई ऐसे निकलती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत इजी है। ओके बच्चों, ये एक सिंपल सी कहानी थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए।
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोर्ड में भी आते हैं, जेई में भी आ जाते हैं, कई बार बोर्ड में भी आते हैं। तो ध्यान रखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी है, स्टेप वाइज बता दिया। स्टेप 1 सबसे पहले काम क्या करोगे भाई, एक पॉइंट लेट कर लो, है ना। स्टेप 2 क्या है, पी ए वेक्टर के डीआरएस निकाल लेना। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, डीआरएस आ गए इसके, या ये वाला वेक्टर आ गया, सही है। अब क्या करोगे, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे इस वेक्टर के साथ। इस वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन है, b1 b2 b3, ये इसके डीआरएस है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यहां से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड देन लैम्डा की वैल्यू का यूज करके p के कोऑर्डिनेट लिखो और देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड p। तो बहुत इजी है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। क्या, चलो उससे पहले एक मिनट रुको, हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। उसके नीचे पहले मैं ये कवर कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है एक आर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड आर ए प्लस लैम्डा डी वेक्टर, या ये सी है, यहाँ पे बी भी ले सकता हूं मैं इसे, ठीक है। मैं इसे बी भी ले सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं है, बस ऐसे भी दिखा सकता हूं, बी एंड डी आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑलराइट, बी एंड डी आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ऑब्वियसली ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अच्छा, कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, आपको पता है कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस में कैसे डिफरेंशिएट करना है। इफ दे आर कोइंसिडेंट लाइन देन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस विल बी 0। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो उनके एंगल उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, 0। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है, वैसे अंडरस्टूड है। अब अगर लाइंस पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट नहीं है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। तो देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे ये और ये डायरेक्शन बी, ये डी, बोथ आर सेम डायरेक्शंस, ठीक है। अब दो पॉइंट आपको दिए गए हैं ए और सी, ए और सी की हेल्प से निकलेगा ये। देखो ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है। मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, सी माइनस ए मुझे पता है। अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ये थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सी माइनस ए कॉस, नहीं सॉरी, साइन थीटा। सही बात है क्या, सी माइनस ए साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो सी माइनस ए साइन थीटा, यस, निकाल सकता हूं मैं, बहुत इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये थीटा कौन है, यह एंगल बिटवीन सी माइनस ए एंड वेक्टर बी, बी या डी, ये भी थीटा ही होगा। तो बी और डी तो पैरेलल है, तो सी माइनस ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल है। तो यहां पे जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन सी माइनस ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, ओके। तो मैं क्या फॉर्मूला इसे यूज कर सकता हूं यहां पे, तो मैंने मान लिया बेटा ये डी है, इसे मैं ऐसे दिखा देता हूं तुम्हें, डी, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, डी, डी नहीं, चलो लैम्डा ले लो, चलो लैम्डा, चलो एल ले लो, एल, या एक मिनट रुको यार, परपेंडिकुलर है ना, तो पी ले लो, पी, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। पी हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P विल बी मॉड ऑफ C माइनस ए डॉट साइन थीटा, को मैं लिख सकता हूं P विल बी C माइनस ए क्रॉस B का मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B, और C माइनस ए क्रॉस B कैप, B कैप का मतलब है बेटा यूनिट वेक्टर होना, बस। फिर मॉड ऑफ B तो 1 हो जाएगा ना, B अगर यूनिट वेक्टर है तो, यूनिट वेक्टर है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं कैप से, ठीक है।
तो या तो एक वेक्टर दिया जाएगा b, जो b आपको पता होगा, उसे पहले ही यूनिट वेक्टर बना लो और उसका क्रॉस ले लो c माइनस a के साथ, वही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अदरवाइज ऐसे कर लो। अगर अब यकीन नहीं आता तुम्हें तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी c माइनस a का मॉड इंटू b का मॉड इंटू साइन थीटा, और वहां पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन c माइनस a एंड b, वही तो है c माइनस a एंड b। तो क्या आ गया, मॉड ऑफ c माइनस a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा अपॉन मॉड b। मॉड b से मॉड b कट गया, सिर्फ बचा क्या, मॉड ऑफ c माइनस a साइन थीटा। ये तो होना ही चाहिए था। ये तो हमने देखा कि ये लेंथ अगर c माइनस a का मॉड है तो ये होना चाहिए c माइनस a साइन थीटा। इंटरसेप्ट लिया मैंने, कंपोनेंट कहते हैं जिसे, इसका कंपोनेंट ले लिया इधर। तो दोनों ही तरीकों से बात सेम आ रही है। तो ध्यान रखें, अगर लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालनी है तो क्या करें, c माइनस a वेक्टर निकालो और उसका क्रॉस ले लो b के साथ या d के साथ, b ले सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही है। अपॉन में वही वेक्टर आएगा जिसके साथ क्रॉस लिया है आपने, b लिया है तो b और d लिया है तो d। ऑलराइट, तो ये हो गई बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसको जल्दी उतारो, फिर देखते हैं स्क्यू लाइंस के बीच। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, क्या, दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक। तो देखो दोनों तरीके से मैं तुम्हें ये चीज दिखाऊंगा। इसको हटा देते हैं एक मिनट। कैसे, देखो, मतलब वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। अच्छा, B एंड D आर नॉट पैरेलल, B और D आर नॉट पैरेलल, ऐसे भी सही नहीं है। B and D are not parallel। तो ऑब्वियसली स्क्यू लाइंस लिखने का मतलब ही यही है कि B एंड D पैरेलल नहीं होंगे, ठीक। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं B एंड D अगर पैरेलल नहीं है तो कैसे निकालें हम डिस्टेंस। तो एक तो ये वेक्टर फॉर्म चल रही है लाइंस की, यहां पे मैं ले रहा हूं x माइनस a अपॉन a1 अपॉन b1, y माइनस a2 अपॉन b2, z माइनस a3 अपॉन b3 इक्वल टू लैम्डा ले सकते हैं। दूसरी लाइन x माइनस c1 अपॉन d1, y माइनस c2 अपॉन d2, z माइनस c3 अपॉन d3 इज इक्वल टू, इसे म्यू मान लेते हैं। डिफरेंट मान लेने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, जबकि ये दोनों लैम्डास डिफरेंट है और ये आर भी डिफरेंट ही है, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, एक को लैम्डा माना और एक को म्यू माना, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसे भी लैम्डा मान लो तो दिक्कत आ जाएगी, तो दोनों को अलग अलग अगर मानना है तो ऐसा मान लो, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2, ऐसे ही मान सकते हो। तो मैंने लैम्डा और म्यू मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ये एक लाइन है और ये वो स्क्यू लाइन है, ये वो स्क्यू लाइन है। आर यू गेटिंग मी, ठीक है, मतलब ये लाइन इसके ऊपर से जा रही है, ऐसे समझ लो, ऐसे स्क्यू लाइंस। अब इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालनी है, तो दो तरीके हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश करना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन दो, इस पे और इस पे एक पॉइंट होगा C और A, इसकी डायरेक्शन है B, इसकी है D, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट है A और इस पे मान लेता हूं, कहीं पे ही मान लूं, चलो ये मान लिया C, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, ठीक। अब देखो डिस्टेंस निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस। तो बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एक ये है और एक ये है। अच्छा, एक वेक्टर जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या एक डायरेक्शन जरूर ऐसी है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है या नहीं। जैसे ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, ये एक ये भी है इसके परपेंडिकुलर, है कि नहीं इधर। और जो मैंने अभी स्क्यू लाइन बनाई थी वो ऐसे बनाई थी या नहीं, ऐसे थी स्क्यू लाइन। तो ये डायरेक्शन ऐसी है या ऐसे थी, मान लो, चलो ऐसे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो एक वेक्टर जरूर ऐसा होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी और इसके भी, और यही वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, सही बात है ना।
मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस वही होगी। अब ऐसे तो भाई ये लाइन जा रही है, कोई भी डिस्टेंस पकड़ लो, इसका कोई पॉइंट उठाओ, इसका भी कोई पॉइंट उठाओ, वो वाली डिस्टेंस, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ फिर, ठीक। तो मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस विल बी along the direction which is perpendicular to both the vectors, that is B and D. In this B and D, B और D दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसके अलोंग होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी, ठीक है। अब मैंने क्या माना, मैंने इसमें क्या किया, मैंने कहा लेट अ पॉइंट N1 ऑन, ये इस लाइन का नाम है L1 और ये है L2, ठीक है। एक पॉइंट लेट किया N1 ऑन L1 एंड N2 ऑन L2, एक पॉइंट लेट किया N1 ऑन L1 और N2 ऑन L2, ठीक है। इस प्रकार मतलब एक वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया N1, N1 क्या होगा, N1 एक पॉइंट होगा वेरिएबल पॉइंट, तो वेक्टर की फॉर्म में वेरिएबल पॉइंट जस्ट ऐसे ही a प्लस लैम्डा b, और N2 क्या होगा c प्लस म्यू d, डिफरेंट लेने पड़ेंगे बस इसमें, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे क्या है a प्लस लैम्डा b c प्लस म्यू d, वेक्टर की फॉर्म में ऐसे वेरिएबल पॉइंट लिए जाएंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में N1 होगा हमारा A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा B2 एंड A3 प्लस लैम्डा B3, और बेटा N2 जो होगा वो होगा C1 प्लस म्यू D1, ठीक है, कॉमा C2 प्लस म्यू D2 एंड C3 प्लस म्यू D3। ऑब्वियसली कार्टेशियन फॉर्म इजी होती है एज रिस्पेक्ट टू वेक्टर फॉर्म, तो ऐसे लेट करना थोड़ा अजीब शायद लग रहा हो, लेकिन ऐसे में अजीब नहीं लग रहा होगा। तुम अपने आप सोच के देखो, इस चीज को A को अगर A1 A2 A3, B को B1 B2 B3 की फॉर्म में लिखोगे, मतलब A को लिखोगे A1I प्लस A2J प्लस A3K, ऐसे ही B को लिखोगे, और N1 को लिखोगे X1I प्लस X2J प्लस X3K, समझ रहे हो। तो X1 इक्वल आएगा इसके, X2 इसके और X3 इसके, तो ये बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, और सॉरी सेम, बोथ थिंग्स आर सेम। तो N1 और N2 को कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखना है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए ना तो मस्त है, और वेक्टर फॉर्म में ना ही आए। अरे अगर वेक्टर फॉर्म में आया तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेना अपने आप, फिर ऐसे कर लेना अगर तुम कंफर्टेबल ज्यादा इसके साथ हो, लेकिन पता होनी चीजें जरूरी हैं दोनों ही, क्योंकि कई बार वो चीजों को ऐसे घुमाएंगे कि आपको वेक्टर फॉर्म मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो दे दिया आपको, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, जबकि है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो आपको वो पता होनी चाहिए ना, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म भी जरूरी है। ओके, अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, N1 N2 मान लिया। अब मैंने कैसे माना ये N1 N2, मैंने N1 N2 को ऐसे माना बेटा, मान लो ये है अपना N1, ठीक है, और ये है अपना N2, ए और बी को छोड़ो, N1 और N2 ये है, N1 ये है, सॉरी ये N2 होगा और इसे N1 लेंगे, तो N1 और N2 ये है, और ये वो पॉइंट है, ये इस प्रकार से है N1 N2। किस प्रकार से दिखाता हूं, देखो जैसे ये एक लाइन थी है ना, और इसकी लाइन कौन थी, ऐसे जा रही थी जो, और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि एक डायरेक्शन ऐसी जरूर होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, तो मैंने ऐसे माना है, ठीक है, N1 और N2 को। N1 इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है, इसमें वेरिएबल पॉइंट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार मैं तो ऐसे मान रहा हूं वो है ये N1 जो इस वेक्टर के ऊपर है, इस वेक्टर के ऊपर N1, और N2 इस वेक्टर के ऊपर है, और इस प्रकार है कि N1 into N2 मतलब N1 और N2, N1 N2 जो वेक्टर है वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, दिस एंड दिस। तो मैंने क्या बोला आपको कि N1 and N2
आर परपेंडिकुलर, सॉरी N1 N2 जो लाइन है, N1 N2 जो वेक्टर है, आप ये भी कह सकते हैं जो N1 N2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है वो। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं तुम्हें यहां पे ही दिखा देता हूं, दोनों का अब सेम काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं N1 N2, क्या N1 N2 डॉट N1 N2 जो वेक्टर है उसका डॉट अगर मैं लेता हूं किसके साथ? B के साथ, तो वो भी 0 आएगा। N1 N2 का डॉट अगर मैं लेता हूं D के साथ तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि जो N1 N2 वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है B एंड D के। तो एक्चुअल में जो N1 एंड N2 जो वेक्टर आया है वो मैं ऐसा वेक्टर एज्यूम किया है मैंने जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो इन N1 और N2 को अगर जोड़ने वाली जो लाइन है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। बस फिर तो क्या, फिर तो N1 और N2 की जो मॉड्यूलस वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सही बात है। तो देखो यहां पे कितने अननोन है। अच्छा, N1 N2 कैसे निकालोगे? वेक्टर फॉर्म में N1 N2 जो होगा वो माइनस कर दो एक में से दूसरे को, क्या हो जाएगा? C माइनस A, ठीक है, और म्यू D माइनस लैम्डा B, C माइनस A प्लस म्यू D माइनस लैम्डा B, ये होगा N1। कितने अननोन है? 2 अननोन है, म्यू एंड लैम्डा। क्या करना है? 2 इक्वेशन है, सॉल्व करो, आंसर पाओ। 2 अननोन म्यू एंड लैम्डा, सॉल्व करो, 2 इक्वेशन, आंसर पाओ, मतलब लैम्डा और म्यू निकालो, यहां पे रख दो, N1 N2 मिल जाएगा आपको। N1 N2 जो वेक्टर है वो मिल जाएगा। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में N1 N2 जो है उसके DRS दिस माइनस दिस, मतलब समझ ही पा रहे होंगे तुम, पूरा लिखना पड़ेगा। C1 माइनस A1 प्लस म्यू D1 माइनस लैम्डा B1, फिर C2 माइनस A2 प्लस म्यू D2 माइनस लैम्डा B2 एंड कोमा C3 माइनस A3 प्लस म्यू D3 माइनस लैम्डा B3 सॉरी। ये आ गए DRS ऑफ N1 N2। अब इसका डॉट लेना है B के साथ और इसका डॉट लेना है D के साथ, लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करना है, और लैम्डा व्यू की जो भी वैल्यू आ गई वो इसमें वापस से रख देना, आपको वेक्टर मिल जाएगा N1 एंड N2 एंड मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ N1 N2 विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, नाउ मॉड्यूलस ऑफ N1 N2 will be that minimum distance। ठीक है, N1 N2 जो आ रहा है वेक्टर, उसकी जो मॉड्यूलस वैल्यू होगी विल बी दैट मिनिमम डिस्टेंस, वही होगी वो मिनिमम डिस्टेंस। ऑलराइट बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करने के बाद फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस पुट देयर and then find the modulus value of N1 and N2, and that will be the minimum distance between 2 given skew lines। Alright बच्चों, तो ये एक मेथड था। आई होप ये थोड़ा सा टफ लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस, ठीक है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेकिन फिर भी एक मैं डायरेक्ट तरीका भी आपको बताने जा रहा हूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा और इजीली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम वो वाला देखेंगे, इससे पहले आप इसको कॉपी कीजिए।